अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो पहला टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग को डील करना है। तो सबसे पहले मूव करते हैं आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, उसके बाद हमने बात करनी है प्रोग्रामिंग के ऊपर और सबसे लास्ट पे हमने बात करनी है स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इससे पहले कि हम इन कंटेंट्स पे मूव करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा पहला चैप्टर है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस का एक फील्ड है इसके हवाले से है। इसके अंदर हमें ये बताया गया कि हम किस तरह से सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, उनको बनाया कैसे जाता है और उनको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को हल कैसे किया जा सकता है और उनको या फिर उनको ओवरकम किस तरह से किया जा सकता है। तो मूव करते हैं आज के अपने पहले कंटेंट यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा अमल है जिसके अंदर हम मसले की शनाख्त करते हैं और उसके लिए एक सबसे बेहतरीन हल को तलाश किया जाता है। Problem solving is a skill that can be developed by following a well organized approach। कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल होती है जो कि इंसान के अंदर डेवलप होती है किसी भी एक वेल ऑर्गेनाइज यानी कि मुनज़्ज़म अप्रोच को या नुक्ता नज़र को अपनाते हुए। कि जैसे ही हम एक मुनज़्ज़म नुक्ता नज़र को डील करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल होती है, जो महारत होती है, वो हमारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाती है। एवरी प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट इन इट्स नेचर। कि हर जो प्रॉब्लम होती है वो अपनी नौइयत में दूसरी प्रॉब्लम से मुख्तलिफ होती है। डिफरेंट सोल्यूशंस ऑफ आर प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड। कि जब मुख्तलिफ सोल्यूशंस होते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के लिए वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं एंड द बेस्ट सोल्यूशन इज़ सेलेक्टेड। और जो सबसे बेहतरीन होता है, सबसे अच्छा होता है, उसको हम मुंतखब करते हैं, उसको हम चूज़ करते हैं। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से बात करें तो हम हर रोज़ कितने मसाइल को हल करते हैं अपनी रोज़ाना की रूटीन के अंदर। बहुत से मसाइल के अंदर हम फ़ैसला भी करते हैं, जिस तरह कि हमारे घर के काम हो गए, हमारे ऑफिस के काम हो गए, कौन सा काम हमने किस बंदे को देना है, उससे कैसे करवाना है, उसको गाइडलाइन कैसे प्रोवाइड करनी है। जैसे कि हम खेल रहे होते हैं कि हमने कौन सी बॉल को किस तरह से हिट करना है, किस बॉल को हमने उसको स्टॉप करना है, किस पे हमने उसको हिट लगानी है ज़ोर के। और या फिर जब हम कोई भी चीज़ सेल के लिए जाते हैं या परचेजिंग के लिए जाते हैं तब भी हमने बहुत सी चीज़ों को फ़ैसला करना होता है। वो भी हमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का वहाँ पे दो चार होते हैं और उनका सामना करना पड़ता है, उनका कोई ना कोई हल निकालना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जनरल स्टोर पे गए हैं या किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे गए हैं तो जो लिस्ट हमने बनाई है और जो सामान हमने लेना है तो हमारे पास जो रकम है वो उस सामान के मुताबिक नहीं है, तो वहाँ पर ये हमें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो वहाँ पर हम इसका हल क्या निकालते कि जो चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत अच्छी, हमें जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, हम उन चीज़ों को परचेज़ कर लेते हैं। और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती या बहुत कम होती है, जो चीज़ें हमारे घर में ऑलरेडी पड़ी हुई है, हम उन चीज़ों को परचेज़ नहीं करते। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती हैं, जिन पे हमें बहुत ज़्यादा सोच विचार करना पड़ता है, कुछ के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत से लोगों से डाटा गैदर करना पड़ता है। हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, डोर टू डोर लोगों से जाके बातचीत करते हैं। अपने प्रॉब्लम को हल करने के लिए मुख्तलिफ अप्रोचेस को डील किया जाता है किसी भी एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कोई भी क्यों ना हो, उस हर एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन उन सॉल्यूशंस में से जो सबसे बेहतरीन होता है, जो इफेक्टिव ज़्यादा होता है, जो कम कॉस्टली होता है, हम उस सॉल्यूशन को चूज़ करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं या उसको मुंतखब किया जाता है। हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को, टेक्निक्स को, मेथडोलॉजीज़ को अपनाते हुए किसी भी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। उन्हीं टेक्निक्स, उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ या उन्हीं अप्रोचेस में से एक अप्रोच है प्रोग्रामिंग। इसके ऊपर हम बात करते हैं। प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कि प्रोग्रामिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी होती है कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए।
इट प्रिपेयर्स डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के लिए मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस को बनाती है। अब जो एक प्रोग्रामर होता है, जो प्रोग्राम को राइट कर रहा होता है, वो कंप्यूटर के ऊपर अब जैसे ही इन प्रोग्राम्स को लिखता है उसके बाद इनको रन करता है, इनको एग्जीक्यूट करता है, और वो जो प्रॉब्लम जिसके लिए हम इन इंस्ट्रक्शंस को, इन कोड्स को लिख रहे होते हैं, वो तमाम के तमाम जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हल हो जाते हैं या उनको ओवरकम किया जा सकता है। कोई भी इंसान एक अच्छा प्रोग्रामर हो सकता है अगर उसके अंदर प्रॉब्लम्स को हल करने की जो स्किल है वो हो, यानी कि अगर एक पर्सन है जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल हमारे पास है या वो प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है, तो वो एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है। हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, हम हर प्रॉब्लम की अपनी नोयत होती है, ये डिपेंड करता है कि हम किस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और वह प्रॉब्लम किस तरह की है। अगर हम बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर डील कर रहे हैं, तो हम जो मुख्तलिफ सिस्टमेटिक अप्रोचेस होती हैं या उस बिज़नेस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सिस्टमेटिक अप्रोच है या सिस्टम्स हैं, हम उन अप्रोचेस को इस्तेमाल करते हुए या उनको यूज़ करते हुए उस प्रॉब्लम का हल निकाल लेते हैं। इसी तरह अगर हम इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर हैं, तो जो मुख्तलिफ इंजीनियरिंग की अप्रोचेस होती हैं, मेथड्स होते हैं, मेथडोलॉजीज़ होती है या मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए किसी ना किसी प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है। और लेकिन अगर हम साइंटिफिक किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, तो हम मुख्तलिफ साइंटिफिक अप्रोचेस को, साइंटिफिक मेथड्स को, साइंटिफिक टेक्निक्स को अपनाते हुए, उनको यूज़ करते हुए हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं या उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रोग्रामर्स मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को या मुख्तलिफ टेक्निक्स को या मुख्तलिफ आप कह सकते हो कि जो अप्रोचेस होती हैं उनको इस्तेमाल करते हुए किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम्स को हल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम के मुख्तलिफ इक़दामात या वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कि दर्ज झेल वो इक़दामात हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए या जिनको ऊपर काम करते हुए हम किसी भी मसले को हल कर सकते हैं। नंबर 1, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी कि प्रॉब्लम की या मसले की शनाख्त करना। नंबर 2, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, के जो रिक्वायरमेंट्स हैं यानी कि जो ज़रूरियात हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर या उस सिस्टम के अंदर जो यूज़र को चाहिए वो बस स्पेसिफाई करना। एनालाइज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का तज्जिया करना। नंबर 4, डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट, के एल्गोरिदम को या फ्लो चार्ट को ड्रा करना। नंबर 5, राइटिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम को लिखना यानी कि यहाँ पे कोडिंग करना, इंस्ट्रक्शंस को राइट करना। नंबर 6, टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम, जब हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग करने के बाद प्रोग्राम को चलाया जाता है ताकि हम ये देख सकें कि जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हमें चाहिए या जिस काम के लिए हमने इस प्रोग्राम को बनाया है, इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, क्या हमें ये वही रिज़ल्ट दे रहा है, नहीं दे रहा। तो अगर तो वो वही एग्जैक्ट रिज़ल्ट दे रहा है तो उससे भी हमारा टेस्टिंग हो गई है, और अगर वो रिज़ल्ट नहीं दे रहा तो उस जो फर्दर हमें उसके अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी, जो नुक्स आ रहे हैं, जो एरर्स आ रहे हैं उनको रिमूव किया जाता है और नई कोडिंग की जाती है। इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, नंबर 7 के अंदर जब हमने प्रोग्राम को टेस्ट कर लिया, सारा काम कर लिया, रिमूव कर लिया, अब हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम आया जो कि एररलेस है, अब उसके अंदर कोई भी फ्लॉ नहीं है, तो हम उसको सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। नंबर 8, मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम, कि उस प्रोग्राम को मेंटेन किया जाता है, उसको अपडेट किया जाता है। नंबर 9, डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, के उस प्रोग्राम की हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। अब जो हमारे पास बंदे कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं या कंप्यूटर साइंसेस को या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं, उनके लिए तो प्रोग्राम को देखना, उनके ऊपर बात करना बहुत ईजी होता है, उनको डील करना या उनके बारे में जानना कि ये प्रोग्राम क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता, ये तमाम की तमाम बातें वो बहुत ही आसानी जान सकते हैं। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसको इस बारे में कोई भी इल्म नहीं है कि कंप्यूटर साइंस क्या है या किस तरह काम करते हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, या कोई भी सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है, तो वो जब इन स्टेप्स को, इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेगा तो उसको तमाम के तमाम चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम कैसे काम
करता है, उसको किस लिए बनाया गया है, किन किन कामों के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तमाम की तमाम जो उसके जहन में सवालात होंगे उसको काफ़ी हद तक उनका जवाब मिल जाएगा। अब हम वन बाय वन इन जो स्टेप्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू फाइंड द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अहम तरीन स्टेप होता है ताकि हम किसी भी मसले का एक सही सोल्यूशन या उसका हल को तलाश किया जा सके। A problem cannot be solved if it is not identified correctly। किसी भी मसले को हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते अगर उसकी सही से शनाख्त नहीं हो सकेगी। सही से शनाख्त होने से मुराद यहाँ पे ये है कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि प्रॉब्लम क्या है तो हम उसके हवाले से सोल्यूशन को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके सोल्यूशन को हम डिज़ाइन करना शुरू करेंगे या उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। इन दिस स्टेप, इस स्टेप के अंदर द प्रॉब्लम इज़ ऑब्जर्व्ड केयरफुली, कि हम जो प्रॉब्लम है उसका बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ उसका मुशाहदा करते हैं। एंड मेजर एरियाज़ ऑफ कंसर्न्स आर आइडेंटिफाइड, और जो उसके सबसे अहम तरीन एरियाज़ हैं जिनको हमने डील करना है या जिसके ऊपर काम करना है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। द इररेलेवेंट इज़ रिमूव्ड इन दिस स्टेप, कि जो इररेलेवेंट डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, जो चीज़ें होती हैं उनको इस स्टेप के अंदर रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक सिंपल कैलकुलेटर को बनाना चाहते हैं तो उसके जो मेजर एरियाज़ होंगे वो ये होंगे कि हमारे पास जो सिंपल एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, इनको हम किस तरह परफॉर्म करेंगे। जो कैलकुलेटर है वो किस तरह से इनपुट को एक्सेप्ट करेगा और किस तरह से वो आउटपुट को शो करेगा। ये हमारे पास मेजर कंसर्निंग एरियाज़ हैं जिनके अंदर हम काम करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इररेलेवेंट चीज़ों के हवाले से बात करें तो जो इसकी हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, अगर हम उसको उसके हवाले से साइंटिफिक कैलकुलेशंस के अंदर जाएं तो वो हमारे पास आ जाएंगे। यानी कि साइन किस तरह मालूम करेंगे, कोसाइन, टेंजेंट, हमें स्क्वायर किस तरह मालूम करना है, स्क्वायर रूट किस तरह मालूम करना है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें वो नहीं है जो हमें बनाने के लिए कहा गया। हमारी ये प्रॉब्लम से टोटली ही इररेलेवेंट है। तो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को, डाटा को, चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, उनको हम रिमूव कर दिया जाता है इस स्टेप के अंदर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो रेलिवेंट डाटा होता है, जो मेजर कंसर्निंग एरियाज़ होते हैं, उसी के हवाले से बात की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कि जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का अमल होता है वो बहुत ही अहम तरीन अमल है, ये अहम तरीन स्टेप है प्रॉब्लम को हल करने के लिए। द यूज़र रिक्वायरमेंट आर स्पेसिफाइड क्लियरली इन दिस स्टेप सो दैट अ प्रॉपर सॉल्यूशन कैन बी सजेस्टेड। कि एक जो यूज़र होता है उसकी रिक्वायरमेंट को, जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट होती है वो क्लियरली इस स्टेप के अंदर नोट डाउन किया जाता है, उनको देखा जाता है, उसके ऊपर बात की जाती है ताकि उनको एक प्रॉपर सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का बताया जा सके। आर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज़ प्रिपेयर्ड दैट डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड फीचर्स ऑफ द सिस्टम। कि एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाई जाती है जो कि ये बताती है कि ये सिस्टम किस तरह के फीचर्स पर मुश्तमिल होगा, या जो सॉफ्टवेयर होगा इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। इट कंटेन्स द डिटेल ऑफ द सिस्टम दैट विल बी डिज़ाइंड एंड यूज्ड। अब इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पूरी की पूरी डिटेल लिखी जाती है कि सिस्टम किस तरह का होना चाहिए, उसको कैसे डिज़ाइन करना चाहिए और उसको कैसे यूज़ किया जा सके। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इसका मैनुअल तैयार किया जाता है जो कि हमें सिस्टम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। अगर हम इस स्टेप को स्किप करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जब कोई भी यूज़र या कोई क्लाइंट किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाएगा, उसको बस ब्रीफली ये बताएगा कि उसको एक इस काम के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट को नहीं बताएगा, तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर या प्रोग्रामर होगा या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा वो अपनी सोच के मुताबिक अपने हिसाब से
वो एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा और उस क्लाइंट को दे देगा। अब जब क्लाइंट उसको यूज़ करेगा तो उसको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए या उनसे छुटकारा पाने के लिए दोबारा से फिर वो उसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास या डेवलपर के पास आएगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हो सकता है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम दोबारा से रीराइट करना पड़े या उसके ऊपर दोबारा से काम करना पड़े, सिर्फ कुछ चंद एक इंस्ट्रक्शंस के लिए ऊपर। उन इंस्ट्रक्शंस को ढूंढने भी उसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा ये है कि जो यूज़र होता है या जो हमारे पास क्लाइंट है वो तमाम के तमाम अपनी स्पेसिफिकेशन बता देता है और उसके हवाले से उनको उसका जो रिक्वायर्ड डाटा होता है, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होता है, रिक्वायर्ड सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आ सकती है कि अगर जो हमारा यूज़र है या जो क्लाइंट है जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है या सिस्टम बनवाना चाह रहा है, अगर वो हमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंफ्यूज कंडीशन के अंदर बताता है, उसको प्रॉपरली ख़ुद नहीं पता कि उसको क्या क्या फ़ीचर्स चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए, तब भी जो हमारे पास जो डेवलपर होगा वो उसको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई। तो वो उसके मुताबिक जो उसको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक वो एक सॉफ्टवेयर या गलत सिस्टम को डिज़ाइन कर देगा और जब क्लाइंट या यूज़र उसको यूज़ करेगा तो उसको एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये अमल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब इसके अंदर हम मुख्तलिफ डाटा जो सेशंस रखते हैं ताकि रिक्वायरमेंट्स बयान की जा सके। मुख्तलिफ सेशंस से हम क्लियरली उसके ऊपर बात करते हैं जो क्लाइंट होता है उससे, ताकि वो अपनी स्पेसिफिकेशन को बता सकें। अब इन सेशन का फ़ायदा क्या होता है कि हम हर एक छोटी से छोटी डिटेल को डील करते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं, उनको बारीकी से उनको बहुत ही ऑब्जर्वेशन की जाती है कि यूज़र हमसे या क्लाइंट हमसे क्या चाहता है, किस तरह का सॉफ्टवेयर, किस तरह का सिस्टम बनवाना चाहता है। अब एट द एंड जब पूरी की पूरी हमारे पास स्पेसिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है वो जो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसकी एक लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाई जाती है और उस पर यूज़र के साइन करवाए जाते हैं, ताकि कल को जो यूज़र है इनके अलावा किसी नई रिक्वायरमेंट की हमसे डिमांड ना कर दे, और अगर वो ऐसा करता है तो वो उसको उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइजिंग प्रॉब्लम इज़ अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। कि एनालाइजिंग प्रॉब्लम एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्रॉब्लम को समझते हैं। द एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। कि किसी भी जो प्रॉब्लम का एनालिसिस होता है वो बहुत अहम तरीन कदम होता है किसी भी मसले को हल करने के लिए। अ प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली। कि किसी भी मसले को उसको समझे बगैर उसका हल तलाश नहीं किया जा सकता, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब अगर हम बात करें एनालाइजिंग के हवाले से, एनालिसिस के हवाले से, तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि हम अपनी आसानी के लिए उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें उनको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो सके। अब ये जो हमारे पास अमल होता है, ये जो इस मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं, इस टेक्निक को हम टॉप डाउन डिज़ाइन का नाम भी देते हैं या फिर इसको डिवाइड एंड कॉन्कर रूल का नाम भी दिया जाता है। जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो उसके लिए चंद एक जो हमें क्वेश्चंस हमारे जहन में आते हैं या उसको एनालिसिस करते हुए जो जिन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है वो ये होता है कि कितने सॉल्यूशंस हम इस प्रॉब्लम के हवाले से निकाल सकते हैं या उसके कितने सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं। उन तमाम के तमाम सॉल्यूशन में से जो सबसे बेस्ट वन है वो कौन सा होगा। क्या इस जो हम प्रॉब्लम है इसको कंप्यूटर पे सॉल्व किया जा सकता है या नहीं। हमारे इनपुट्स क्या होने चाहिए, हमारे आउटपुट्स क्या होने चाहिए, क्योंकि हमने इनपुट और इनपुट देनी है, हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलना है। और अगर हम सही इनपुट नहीं देंगे या सही हमारी इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी तो हमें आउटपुट सही नहीं मिलेगी। और किस तरह से हम एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं ये वो हमारे पास सब
आप कह सकते हो इश्यूज़ हैं जिनको एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम को डील करते हुए हम इनका सामना करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट, के एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करना। सबसे पहले हमने बात करनी है डिज़ाइनिंग एल्गोरिदम के हवाले से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम एक ऐसा टेक्निक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, जिसके अंदर जो हमारी प्रॉब्लम होती है हम उसको सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, जिसको हर बंदा बाआसानी समझ सकता हो, उसके ऊपर उसको डील कर सकता हो। और मोस्टली ये लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश होती है। द डिज़ाइनिंग ऑफ एल्गोरिदम रिक्वायर्स अ लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए हमें बहुत से स्टेप्स की लिस्ट चाहिए होती है ताकि हम उस मसले को हल कर सके। इट इज़ देन वेरीफाइड द एल्गोरिदम सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और नोड। उसके बाद हम एल्गोरिदम को वेरीफाई करते हैं कि वो हमारे मसले को हल कर रहा है, जो रिक्वायरमेंट उसको दी गई थी उसके मुताबिक कर रहा है या नहीं कर रहा। द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम सिंपलर एंड ईजियर विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम के बनाने से हमारे पास जो मसाइल के हल करने का अमल है वो हमारे पास और ज़्यादा आसान और सादा तरीन हो गया है, क्योंकि हम हर एक स्टेप को बाआसानी एक ऐसी ज़ुबान के अंदर लिख रहे हैं जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। जब हम उस ज़ुबान को समझ रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने किस तरह से काम करना है, कैसे कैसे काम करना है और किस स्टेप के अंदर क्या क्या काम करना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स इन एल्गोरिदम, के एल्गोरिदम के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए। मोस्ट एल्गोरिदम परफॉर्म एट लीस्ट द फॉलोइंग स्टेप्स, के जो ज़्यादातर एल्गोरिदम होते हैं वो 10 झेल इकदामात करते हैं। नंबर 1 गेट डाटा, यानी कि इनपुट, कि वो इनपुट लेते हैं यूज़र से। नंबर 2 प्रोसेस डाटा, यानी कि प्रोसेसिंग का अमल, कि जो भी डाटा यूज़र ने इनपुट के तौर पर दिया है सिस्टम को, उसके ऊपर मुख्तलिफ जो आप कह लो जो मेथड्स हैं, टेक्निक्स अप्लाई करते हुए, मुख्तलिफ ऑपरेशंस को डील करते हुए उनको ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है। डिस्प्ले रिजल्ट, यानी कि आउटपुट। अब जो इनपुट्स दी गई हैं उनके ऊपर प्रोसेसिंग की गई है, प्रोसेसिंग के नतीजे में उनका कोई ना कोई रिज़ल्ट होगा, तो वो उस रिज़ल्ट को हमारे पास वहाँ पे चेक किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डेस्क चेकिंग। डेस्क चेकिंग इज़ यूज टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ एन एल्गोरिदम। हमने एल्गोरिदम को डिज़ाइन कर लिया, उसको टेस्ट कर लिया। अब टेस्ट करने से हमें फ़ायदा क्या होता है, हमें डेस्क चेकिंग का पता चलता है कि डेस्क चेकिंग से मुराद ये है कि जो एल्गोरिदम हमने डिज़ाइन किया है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कितना वो एक्यूरेट है और कितना एक्यूरेट नहीं है। अगर तो वो एक्यूरेट है तो हमें कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। इन दिस प्रोसेस ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिदम इज़ परफॉर्म्ड ऑन द पेपर। इस अमल के दौरान हर जो स्टेप होता है एल्गोरिदम को वो पेपर के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। डिफरेंट वैल्यूज़ आर गिवन एज अ इनपुट एंड आउटपुट इज़ चेक्ड, कि मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी जाती है इनपुट के तौर पर और आउटपुट को चेक किया जाता है। द एल्गोरिदम कैन बी मॉडिफाइड इफ़ देयर इज़ एन एरर अक्कर ड्यूरिंग द डेस्क चेकिंग। अगर एल्गोरिदम डेस्क चेकिंग के दौरान कोई भी एरर आता है एल्गोरिदम के अंदर तो एल्गोरिदम को चेंज किया जाता है ताकि जो हमने कोडिंग करनी है या जो भी नेक्स्ट स्टेप्स होंगे उनके अंदर हमें कोई भी मुश्किल पेश ना आ जाए। डेस्क चेकिंग हमारे पास एक अहम तरीन अमल है। अगर इस अमल को हम नहीं करते तो हमारे पास जो एल्गोरिदम की एक्यूरेसी को चेक करने का कोई भी हमारे पास दूसरा मेथड नहीं है और इस स्टेप को अगर मोस्टली इग्नोर ही किया जाता है, लेकिन अगर हम इग्नोर ना करें तो उससे हमारा फ़ायदा ही होता है क्योंकि हमें हर चीज़ के बारे में पता चल जाता है और हम एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सलूशन होता है उसको डिज़ाइन कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइनिंग फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट को किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है। फ्लो चार्ट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, के फ्लो चार्ट किसी भी एल्गोरिदम की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम ईजीली, इसकी मदद से हम एल्गोरिदम को बाआसानी समझ सकते हैं। इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड डाटा इन एल्गोरिदम, कि इसके ये हमें और ज़्यादा आसानी में देता है, मददगार साबित होता है कि जो प्रोग्राम के अंदर फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है या जो फ्लो ऑफ डाटा होता है उसको समझने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए या उससे डील करने के लिए।
नेक्स्ट हमारे पास है जी इस आज का जो टॉपिक का सबसे लास्ट टॉपिक है हमारे पास राइटिंग प्रोग्राम यानी कि कोडिंग का अमल। इन दिस स्टेप एन एल्गोरिदम इज़ कन्वर्टेड इनटू अ प्रोग्राम। इस स्टेप के अंदर एक एल्गोरिदम को प्रोग्राम की शक्ल में मुंतकिल किया जाता है। अब यहाँ यूज़र या जो हमारे पास क्लाइंट वो जो प्रोग्रामर होता है वो मुख्तलिफ कोड्स लिखता है, इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे लिखता है। अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस राइटिंग इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि जो प्रोग्राम होता है वो हदायत का मजमुआ होता है जिसे एक प्रोग्रामर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखता है। द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स इन द एल्गोरिदम। अब ये जो प्रोग्राम होता है ये एल्गोरिदम के मुख्तलिफ स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं वह मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह के मसले को हल कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम का नौइयत किस तरह की है, वो प्रॉब्लम है किस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाली, तो उसके मुताबिक हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो प्रोग्रामर है उसको उस लैंग्वेज का सिंटैक्स यानी कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो उस प्रॉब्लम का सही हल बयान कर सकेगा, उसके तक पहुंच सकेगा। थैंक यू बेटा जी, आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है। कल से हम इसका जो नेक्स्ट हाफ होगा उसके ऊपर बात करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।